हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा लेक्चर 7.14 है, एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं उसका। कल की वीडियो में ये वीडियो जो टर्मिनेट हो गई थी, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, तो रिस्टार्ट हो गया था। जिसके वजह से जैसे ही हमने फंडा राइट टू एजुकेशन कंप्लीट किया था और हमारा जो दूसरा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना था, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शंस, उसमें क्या हुआ था, पीसी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाने की वजह से क्या था, तो वीडियो टर्मिनेट हो गई थी। तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे, तब हम अपना चैप्टर सॉरी लेक्चर 7.15 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन और कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर 7.14 को। हमारा जो फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये दिया गया आर्टिकल 22 के अंदर। आखिर ये अधिकार किस चीज के बारे में बात करता है, हम उसको समझते हैं। हमारा जो आर्टिकल 22 है, जो हमें अधिकार देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन, तो उससे रिलेटेड उसके बचाव में हमें क्या करता है, ये एक अधिकार देता है जो कि हमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 22 के अंदर दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तो उसको प्रोटेक्शंस करने के लिए क्या है, तो राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं किसके अरेस्ट के बारे में बात करते हैं या नजरबंदी की बात करें, गिरफ्तार की बात करें, तो इसको दो प्रकार में रखा गया, यानी कि उसको टू टाइप्स में बांटा गया है। पहला आता है हमारा अरेस्ट, दूसरा आता है हमारा डिटेक्शन। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है दंडात्मक और निवारक। यानी कि अगर हम नजरबंदी की बात करें तो इसको क्या रखा है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम एक कहते हैं प्यूनिटिव और दूसरा होता है हमारा प्रिवेंटिव। ये दो पार्ट में से डिवाइड किया गया है। किसको, तो डिटेक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो अगर हम बात करते हैं दंडात्मक के बारे में, यानी कि डिटेक्शंस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, डिटेक्शंस के बारे में, यानी कि जो हमारा प्यूनिटिव है उसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें क्या है, एक व्यक्ति को अदालत में परीक्षण और सजा के बाद क्या है, उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उसमें दंड किया जाता है। किसमें, तो हमारा आता है दंडात्मक में। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्यूनिटिव में किस चीज के बारे में बात किया गया है, तो इसमें जो बात रखी गई है, इसमें किस चीज की, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, क्राइम करता है, यानी कि दंड के लिए इसको क्या रखा जाता है, इसमें अपराध के लिए जो दंडित किया जाता है, तो उसके परीक्षण के लिए रखा गया है किसके, प्यूनिटिव में। और दूसरी अगर हम बात करें निवारक के बारे में, यानी कि प्रिवेंटिव के बारे में, तो इसमें किसके निरोध का अर्थ होता है, यानी कि निरोध का अर्थ किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे और अदालत में पेश किए बगैर 3 महीने के लिए जब जेल में रखा जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव। इसका जो उद्देश्य है, पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पास्ट में अगर कोई क्राइम किया है तो उसके दंडित करने के लिए नहीं दिया है, कि आने वाले टाइम पे अगर वो हो सकता है कि अपनी हेट स्पीड से दंगे करवा सकता है, दंगे फसाद करवा सकता है, ये कंट्री की यूनिटी जो पीस है उसको हार्मफुल पहुंचा सकता है, तो इस बेस पे क्या किया जा सकता है, तो उसको 3 महीने के लिए जेल में बंद रखा जा सकता है। तो ऐसी व्यक्ति के लिए क्या रखा गया है, तो जो हमारा प्रिवेंटिव है, तो उसके तहत इसको रखा गया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं डिटेक्शंस के बारे में, तो डिटेक्शंस को दो पार्ट में रखा गया है, पहला प्यूनिटिव, दूसरा प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब होता है दंडात्मक, यानी कि जब किसी व्यक्ति को दंड के लिए या उसके अपराध के लिए दंड किया जाता है और ऐसी प्रक्रिया को परीक्षण के लिए ले जाया जाता है, तो वो आता है हमारे दंडात्मक में। और जब किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पे, यानी कि सिर्फ शक के आधार पे क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, सिर्फ इस चीज का कि वो आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, या तो कंट्री में पीसफुल को भंग कर सकता है, यानी कि शांति को मतलब अशांति फैला सकता है, दंगे फैला सकता है। तो इस चीज के बेस पे क्या किया जा सकता है, उसको 3 महीने के लिए जेल में हिरासत में रखा जा सकता है, वो आता है हमारा प्रिवेंटिव में। तो इन दो चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार आता है अंडर आर्टिकल 22 के तहत। तो हमारा जो आर्टिकल 22 है वो कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक है, जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट जो है, पहला पार्ट जो है वो किससे डील करता है, केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ से डील वो करता है। और सेकंड पार्ट जो है वो किससे डील करता है, केस ऑफ प्रिवेंटिव
डिटेक्शंस लॉ के अकॉर्डिंग ये डील करता है। यानी कि पहला जो भाग है हमारा कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा जो भाग है वो निवारक निरोध कानून के मामले से संबंधित है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, यानी कि आर्टिकल 22 का जो पहला पार्ट है जो कि हमारे किससे बात करता है, जो डील करता है केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ से, उससे रिलेटेड हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ राइट्स देखने को मिलते हैं। पहला अगर राइट बात करें तो पहला हमारे पास ये अधिकार है, ये जानने का अधिकार है, ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि किस बेस पे व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा अधिकार क्या देखने को मिलता है, राइट टू कंसल्ट कैन बी डिफेक्टेड बाय अ लीगल पार्टी ट्रिब्यूनल के बारे में ये अधिकार हमें मिलता है। यानी कि कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार हमें मिलता है। किसमें, तो आर्टिकल 21 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें। तीसरा अधिकार क्या मिलता है हमें, यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है। उसमें जो ट्रेवलिंग टाइम है या जो जर्नी टाइम है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उस जिस जगह पे अरेस्ट किया जाता है और जिस मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना हो उसमें मान लीजिए 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इस 80 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो इसमें ये टाइम भी इंक्लूडेड होगा कि उसे किसी भी तरीके करके क्या है 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि 24 घंटे से पहले जब उसको अरेस्ट किया है उससे ठीक 24 घंटे से पहले पहले उसे क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यदि मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता है तो उसे फिर क्या है, रिहाई, यानी कि उसे फिर फ्री करनी, यानी कि उसे हिरासत में रखने का अनुमति, यानी कि राइट्स पुलिस के पास नहीं रहता है कि वो 24 घंटे के से ज्यादा वो क्या कर सके, किसी व्यक्ति को वो अपनी हिरासत यानी कि कस्टडी में रख सके। ये अधिकार हमें मिलता है किसमें, आर्टिकल 22 के अंदर। लेकिन ये अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन यानी कि हमारे पास, और दूसरा जो ऐसे एलियंस यानी कि विदेशी जो नागरिक हैं उनके पास भी है, लेकिन ये दुश्मन के देश के नागरिकों के पास ये अधिकार नहीं है कि उन्हें इस अधिकार के तहत क्या किया जाए, तो प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा आर्टिकल 22 है वो सिर्फ हमें यानी कि अपने देश के नागरिक को, और दूसरा उन देश के उन विदेशी नागरिकों को अधिकार देता है जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे चल रहे हो, ना कि किसी भी एनिमी एलियंस के पर्सन को। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, ये फैसला सुनाया गया था जो आर्टिकल 22 है उसमें उन व्यक्तियों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जो कि जैसे कि सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स, यानी कि जो व्यक्ति टैक्स पे करने में फेल है तो उनको क्या है, इसके तहत अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जो अगर हम बात करें इसके बारे में, डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, यानी कि ये अधिकार, यानी कि अगर हम बात करें जो विदेश से जो लोग हैं उनके जो निर्वासन है ये भी इसमें क्या किया है, तो शामिल रखा गया है। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। अब हम बात करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, आर्टिकल 22 का जो सेकंड पार्ट है जो किसके बारे में प्रोटेक्शंस की बात करता है, प्रोटेक्शंस टू पर्सन हु अरेस्टेड और डिटेंडेड, यानी कि डिटेंडेड, जो अंडर आता है किसके, प्रिवेंटेड के डिटेक्शंस लॉ के अंदर जो आता है। तो उसमें अब इसमें देखते हैं कि इसमें किस किस प्रावधान को रखा गया है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो हमारा सेकंड पार्ट आता है आर्टिकल 22 का, उसमें ये कहा गया है कि इसमें पहले पॉइंट में कि इसमें किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है, पहली बात तो जो हमारे ये दूसरा पार्ट आता है आर्टिकल 22 का, इसमें जो बात रखी गई वो क्या है, किसी को शक के आधार पे क्या किया जाता है, जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में ये सारी बातें कही गई, यानी कि किसी व्यक्ति को हिरासत में 3 महीने से ज्यादा अधिक नहीं रखा जा सकता, या उसको, और यदि उसको 3 महीने से ज्यादा अरेस्ट करके रखना है यानी कि हिरासत में रखना है तो उसे क्या है, सलाहकार की बोर्ड की क्या होगी, तो विस्तारित हिरासत में रखा जा सकता है, यानी कि सलाहकार के बाद। यानी कि जब सलाहकार इस, यानी कि जो हमारा एडवाइजरी बोर्ड है, जब इस रिपोर्ट को
जब रिपोर्ट पेश किया जाता है उसके बाद सलाहकार अगर कहता है कि इसे 3 महीने से ज्यादा और हिरासत में रखा जाए तब उसे हिरासत में रखा जा सकता है। उससे पहले यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है 3 महीने के लिए तो जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके लिए क्या है, पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती है। बोर्ड में एक बस जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो उसमें शामिल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि जो नजरबंदी के आधार पे यानी कि किसी को हिरासत में ले जाने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, हालांकि जो है सार्वजनिक हित के खिलाफ माने जाने वाले तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यदि किसी को डिटेक्शन में लिया जाता है 3 महीने के लिए, जब अरेस्ट किया जाता है तो उसमें क्या है कि अपनी कंट्री की पीसफुल मेंटेन करने के लिए और यूनिटी सबको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। एक आने वाले टाइम पे अगर किसी को शक है कि एक व्यक्ति आने वाले समय में क्या कर सकता है, या तो वो कोई क्राइम कर सकता है या समाज में पीसफुल को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, तो इस चीज को रोकने के लिए उसे शक के बिहाफ पे 3 महीने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है और इसमें किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य नहीं रखा है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति हैं हिरासत के आदेश के खिलाफ क्या है जो अभ्यावेदन है करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को जब हिरासत में लिया जाता है तो उसके लिए क्या है, वो अपने हिरासत में लिए जाने के उसमें तो ये बात रखी गई, यानी कि उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो अभ्यावेदन करने का उसके पास ये क्या रहता है, अधिकार रहता है। अब बात करते हैं किस कारण में, आर्टिकल 22 के लिए जो क्या है संसद के द्वारा क्या है कुछ निर्धारित कानून बनाए गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। यानी कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया था, पहला ये कि परिस्थितियां और जो मामलों की श्रेणी में जिनमें से एक सलाहकार क्या होगा, बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक विरोध कानून के तहत क्या है किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए या 3 महीने से अधिक तक हिरासत में रख सकता है। और दूसरे पॉइंट में क्या रखा गया, दूसरे पॉइंट में रखा गया द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच अ पर्सन कैन बी डिटेंडेड इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर द प्रिवेंटेड डिफेक्शंस लॉ। यानी कि अधिकतम अवधि जिसके लिए क्या है किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत मामलों में किसी भी श्रेणी में हिरासत में रखा जा सकता है। ये दूसरा कानून बनाया गया था किसके द्वारा, तो पार्लियामेंट के द्वारा। एक जांच में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा क्या है पालन किए जाने की प्रक्रिया भी क्या है तो इसके अंदर रखी गई। 1978 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें क्या है कि जो डिटेक्शन की जो पीरियड है यानी कि जो 3 महीने है उसको क्या है घटाने की बात रखी गई थी। कितना, तो 3 महीने से घटा करके 2 महीने करने की बात इसे रखी गई थी, लेकिन ये अभी भी क्या है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए आज के टाइम पे भी क्या है तो 3 महीने की जो मूल्य अवधि है हमें वो देखने को मिलता है। और ये अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक पास क्यों नहीं हुआ, इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि सलाहकार बोर्ड की राय के लिए हिरासत की अवधि को क्या है 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। तो इसलिए आज भी क्या है किसी व्यक्ति को डिटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जब हिरासत में लिया जाता है तो 3 महीने के लिए ही लिया जाता है। संविधान में अगर हम बात करें, संविधान अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लेजिस्लेटिव पावर with regard the prevent defections law between the parliament and the state legislature। यानी कि अगर हम डिफेक्शंस लॉ के बारे में बात करें तो इसमें भी क्या है पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है इसके पावर से रिलेटेड क्या है तो डिवाइड कर दिया गया। यानी कि इससे रिलेटेड यदि हम पार्लियामेंट के लिए बात करें तो पार्लियामेंट इससे रिलेटेड कैसे काम कर सकता है, तो अगर हम पार्लियामेंट के लिए बात करें तो जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक अ लॉ प्रिवेंटेड डिफेक्शंस फॉर द रीजन, यानी कि अगर पार्लियामेंट को डिफेक्शंस प्रिवेंटेड डिफेक्शंस लॉ के लिए जो कानून बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या रीजन बताया गया, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए वो डिफेंस से कनेक्टेड होना चाहिए, फॉरेन अफेयर से कनेक्टेड होना चाहिए और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की सिक्योरिटी से संबंधित होना चाहिए। तो इस तहत पे क्या है हमारी जो पार्लियामेंट है वो प्रिवेंटिव डिफेक्शंस लॉ के लिए वो कानून बना सकती है, यानी कि उसमें वो क्या कर सकती है उसके पास ये पावर
आता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या बात की है, तो कंकरेंटली मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिफेक्शन लॉ फॉर अ रीजन। इसके में किसके बारे में बात की गई है, तो इसमें बात रखी गई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मेंटेन ऑफ सप्लाई एंड सर्विस। इसके लिए क्या है, तो स्टेट के पास ये पावर आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, तो प्रिवेंटिव डिफेक्शन लॉ के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, तो डिवाइड कर दिया गया कि किस किस रीजन से आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिफेक्शन लॉ क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, या उसके बारे में बात रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा कुछ प्रिवेंट डिफेक्शन लॉ क्या किए गए हैं, तो बनाए गए हैं। तो पहला बात करते हैं जो प्रिवेंटिव डिफेक्शन एक्ट 1950 था, वो एक्सपायर होना था 1969 में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में, और इसने किसको रिप्लेस किया था, 19 यानी कि इसको रिप्लेस किया गया था 1978 में। यानी कि जो हमारा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था 1971 का, उसको क्या कर दिया गया, तो रिप्लेस कर दिया गया 1978 में। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, कन्वेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंट ऑफ सिमलिंग एक्टिविटीज एक्ट, यानी कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि को रोकथाम अधिनियम 1971 में। फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इंस्टेंटियल कमोडिटीज, यानी कि आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1980 की जो काला बाजारी के रोकथाम और आपूर्ति के का रख रखाव एक्ट पास किया गया था 1980 में। फिर जैसे कि टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज, जैसे कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1985 में, इसे जो 1985 का था उसको क्या किया, निरस्त कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया गया 1995 से। फिर उसके बाद जो नारकोटिक ड्रग्स है, अगर हम किसके प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड फेसोक्रोनेटिक, यानी कि अगर हम बात करें किस बारे में, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1988 का था। फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, उसको रिप्लेस किया गया 2004 का। फिर जो हमारा आखिरी था वो गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1968, 2004, 2008, 2012 एंड 2019 में इसको क्या कर दिया गया, तो अमेंड किया गया, यानी कि इसको संशोधित किया गया। अब हम बात करते हैं कि बहुत से ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिसमें कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेक्शंस है वो इंटरनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है, जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यदि हम हिस्ट्री की बात करें, तो जब ब्रिटेन की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो ब्रिटेन के अंदर हमें ऐसा देखने को मिला था, और भारत ब्रिटेन का क्या था, कॉलोनियल था, उस टाइम पे भी हमें ये देखने को मिला था जब भारत ब्रिटेन का कॉलोनियल था। एग्जाम्पल के तौर पे जो बंगाल स्टेट प्रेसिडेंशियल था रेगुलेशंस ऑफ 1880, तो इसमें हमें क्या है, तो डिफेक्शंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 प्रोवाइडेड फॉर द प्रिवेंट डिफेक्शंस के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने आर्टिकल 22 और उसके जो दो पार्ट है उसको हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोविंशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग अ फोर्स लेबर और प्रोविंशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और चैनल को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।